हेलो। क्या हाल है भाई? स्टार्ट करें। एनटीपीसी का पेपर हैक कर रहे हैं। पेपर फोड़ेंगे ये उम्मीद के साथ में। और 30 आउट ऑफ 30 अपन को लेके आने हैं। जो मैंने आपको काम करवाया है बस वो काम आपको तरीके से करना है। फिर आप दुनिया की कोई भी चीज़ आसानी से पा सकते हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और मैथ्स का पेपर हैक्ड आप लोगों के लिए है। आज क्लास नंबर 7 यानी कि 7वां पेपर हैक्ड है। डेली 11 बजे हम आपको मिलते हैं। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है। जहाँ पर 8 बजे करंट अफेयर स्टैटिक की क्लास क्विक ट्रिक एग्जाम पर, 11 बजे मैथ्स की क्लास क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर, 12 बजे रीजनिंग की क्लास, और 3 बजे जीके का रिवीजन चल रहा है क्विक ट्रिक एग्जाम पर। तो लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसके बाद में मचा देंगे पेपर में। और यही ध्यान रखना दोस्तों कि जिस डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है वो अनबीटेबल है। जो रेगुलर चीजें आपको दी जा रही हैं, रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। बस आप उसको फॉलो करते रहिए और पेपर फोड़ कर आइए। आप सभी लोगों के 16 तारीख से पेपर शुरू हैं, 16 से 27। काफी ठीक ठाक पीरियड आपको मिला है एग्जाम्स का। तो बच्चे भी अच्छे खासे होंगे। और आप कोई भी अगर आप रिव्यू देते हैं तो आप 8005663101 पर जरूर रिव्यू दें हमें, जिससे कि हमें भी पता चले। क्लासेस से ही सवाल आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। और अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और होली का जो डबल पंच ऑफर है वो 13 तक कर दिया है मैंने, जिससे कि आप में से जो भी बच्चा अगर अभी तक वैलिडिटी और नाउ और नेवर प्राइस का फायदा नहीं उठा पाया है तो वो हमारी एप्लीकेशन से जाकर आज ही उठा ले। मजा आ जाएगा पढ़कर। इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है। फाउंडेशन लेना है फाउंडेशन, टारगेट लेना है कंप्लीट लेना है कंप्लीट, टारगेट लेना है टारगेट, जो भी लेना है। आज से 15 महीने की वैलिडिटी और बहुत ही कम प्राइस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट। बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के मोटिवेशन के लिए, छोटी छोटी बातों को बताया जाता है, तभी वो फाउंडेशन है। और टारगेट में हर एक चीज की स्पीड, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी पर प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे आपको। और कल मैंने एक सेशन कराया था ग्रुप डी 2024 के जो पेपर थे, हाँ, जिनका 25 में पेपर लगा था, उनके सॉल्यूशन हमने करवाए थे। कितने बच्चों ने सीरियसली देखे हैं यूट्यूब पर? अगर नहीं देखते हो तो फिर नुकसान तुम्हारा हो जाएगा, देखते हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ। बस मैं तो ये जानता हूँ कि आपके जो काइंड वर्ड्स हैं उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलो जामा पहनाओ, क्वेश्चन को करके दिखाओ। चलो सवाल करिए। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है। अब उसमें से एक हिस्सा 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर और बाकी का हिस्सा 15% के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। उसे 2 वर्षों में कुल इतने रुपए का ब्याज मिलता है। कुल कुल ब्याज इतने रुपए का मिलता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि भाई 2 वर्षों में कुल 2400 रुपए का ब्याज है 10,000 पर, तो एक हिस्सा पर आपकी रेट कितनी है? 10%। दूसरे हिस्से पर आपकी रेट कितनी है? 15%। और ओवरऑल रेट कितनी है? 2 साल का 24% है, तो 1 साल का 12%। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप सवाल को कर पाओगे अगर आपको ये प्रोसेस सारे पता है। 3/3 यानी कि 10,000 रुपए की राशि को अगर आप बांटोगे तो ये आपका 6,000 रुपया हो जाएगा, ये आपका 4,000 रुपये हो जाएगा। तो 15% पर जो आपका निवेश आ रहा है वो 4,000 आ रहा है। बच्चों को तकलीफ होती है, सर 12% कैसे आ गया? बेटा देखो, 2,400 2 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 1,200 रुपए, और 1,200 रुपए कुल मूलधन पर 12% की दर हो जाएगी, इसलिए 12% लिख दिया यहां पर। ठीक है मेरे भाई। अब जितना कंफर्टेबल तरीके से आपको यह सवाल कराया गया है उतना कंफर्टेबल तरीके से पढ़ा पाते हैं, उसके कई सारे कारण हैं। ठीक है। हाँ जी। तो बस मस्त पढ़ाई करिए और सेटिस्फैक्टरी चीज पाइए। अगला सवाल आपके सामने देखो, ये रहा, करके दिखाओ। करके दिखाओ भाई। समानुपात का सवाल है। अब आप है ना, ऐसे सवाल में ऐसा किया करो कि दो उधर दे दिया करो और दो उधर से ले लिया करो, जिससे कि आप जब इनको देखोगे
तो 3.2 का x से अनुपात, x का 16.2 से अनुपात बराबर है। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 3.2 गुणा 16.2। अब x की वैल्यू जो आ जाएगी 16 दूनी 32, 81 इंटू 2, और नीचे आपने आ गई भैया 2 जीरो, और आप ले लो प्यार से अंडर रूट 4, 2, 9, 10, 7.2, 7.2। नेक्स्ट, 19 से डिविजिबल 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1024 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए? 19 से डिविजिबल 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1024 में से क्या घटाना चाहिए? बताओ, आराम से करना। 1024 में से क्या घटाना चाहिए और 19 से डिविजिबल बनाना है आपको। अगर मैं ये कहना चाहूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, और अगर ये 19 से डिविजिबल बनाना चाहता हूं मैं, तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 5 बार चला गया 95, बचे 4, 19 दूनी 38, 52 टाइम्स। तो जैसा कि आप लोगों को दिख जाएगा, यहां से दिख जाएगा कि 52 इंटू 19 करता हूं तो 19 दूनी 38 का 8, कैरी आया 3, 95 और 3 98, 988। वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मुझे नजर आती है जो कि 19 से डिविजिबल है। ठीक है, आप 1024 में से कुछ घटाने के लिए बोल रहे हो सर। मैंने कहा बात तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूं, बट आप ये आगे थोड़ा सोचना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लो ये 53 होता और फिर 19 होता तो 19 तिया 57, तो ये 1007 होता। तो फर्क केवल 19 का है, इसमें फर्क तो केवल 19 का है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि भाई अगर 988 अगर आप इसमें से घटा दो तो एक जो 36 डिफरेंस आ रहा है वो 36 डिफरेंस ही आपका आंसर है, क्योंकि अगर आप 36 को घटाओगे तो आपका 988 बनेगा, और वो 988 जो होगा वही 19 से डिविजिबिलिटी को शो करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 महिलाएं हर दिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में करती हैं। तो 30 महिलाएं हर दिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में करती हैं। 21 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगी? MDH, MDH, ये भी MDH है और ये भी MDH है। महिलाओं से महिलाएं काट दिया, 7, 3 से काटा 10 बार, 3 से काटा 7 बार, और 4 दूनी 8, 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 9 बार। 45 गुणा 5, 225 बटे 14, 14 एकम 14, बचे 8, 14 छिकी 84, 16 सही 1 बटे 14, 16 सही 1 बटे 14, 16 1/14। सवाल देखिए। सवाल आपके सामने है, आप इसे तो सिमेट्रिक बना सकते हैं। 3 को कॉमन ले लिया, इट विल बी इक्वल टू 8, y प्लस का 1/y बराबर हो जाएगा 8/3। अब इससे अगर आपको ये निकालना है तो क्या होगा भाई? p स्क्वायर माइनस का 2, सिमेट्रिक है तो 64/9 माइनस का 2, 64 में से अगर 18 चले गए, 14 में से 8 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 5 में से 46/9, ए ऑप्शन 46/9, 9 पड़म 45, 46/9। गॉट इट? इस पे लेटेस्ट में अच्छे सवाल भी पूछे गए हैं कुछ, जैसे ग्रुप डी के पेपर में भी आया था, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ज़्यादा नहीं करेगा वो भी।
ठीक है, तो सवाल यह है कि x प्लस 1/17x बराबर 3 है, और जवाब देना है एक्स क्यूब 17x³ प्लस 1/289x³ किसके बराबर होगा, ये सवाल है। आपको परेशान करता है अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है, अदरवाइज सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि अगर हम 17 को इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब डिवाइड देना होता है, तो इसमें डिवाइड दे दिया। अब जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये 4913x³ बन गया अपने आप ही। अब इससे आपका इसका रिलेशन बहुत आसानी से निकल जाता है। तो 17 तो कॉमन ले ही लिया था आपने, ये हो जाएगा p³ माइनस का 3p। बस यहां थोड़ा सिमेट्रिक नहीं है तो 1/17 का गुणा करना है, जो कि कॉफिशिएंट आता है पीछे वाले से। 17, ये हो गया सर 27 माइनस का 9/17, 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34 और 1 35 और 10 45, 459 माइनस का 9, 450 विल बी योर राइट आंसर, 450। ठीक है, ओके। तो ये ऐसा सवाल भी आता है, तो ध्यान रखना बस, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन करके देखिए, करके देखिए। क्वेश्चन को देखना है, दो दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अब जब दो सर्किल अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये डीसीटी टीसीटी वाला केस नहीं बनता है, डायरेक्ट वाला केस है ये। क्योंकि जब दो वृत्त आपस में सर्किल को टच करने बैठ गए, तो समझ लीजिए कि केवल और केवल आपके सामने इसमें 3 स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, बस। गॉट इट? ठीक है। ओ केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या आपकी 17 है, दूसरे वृत्त ए केंद्र वाली दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 है। ओ और ए केंद्र वाले वृत्तों पर स्थित हैं, और बीसी, बीसी, तो आपको बीसी की लंबाई निकालनी है। तो आपको ये हमेशा बता दूं कि जब दो वृत्त आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की आपको लंबाई निकालनी है, तो वो बराबर होती है 2√R1R2 या 2√R×R। तो 2 × 17 × 119, ये आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही कॉमन सा आंसर है, बड़ा ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। केंद्रों के बीच की दूरी अगर कोई पूछ ले आपसे, तो भी वो 17 और 7 24 हो जाएगी। क्योंकि जब दो वृत्त स्पर्श कर रहे हो, तो केंद्रों के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टच कर रहे हैं ना आपस में, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल बढ़िया है, ठीक है। हाँ, अब ये बताइए, जब ये दो वृत्त एक दूसरे से दूर होंगे, तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि केंद्रों के बीच की दूरी उनके रेडियस के जो सम है उससे ज्यादा होनी है। तो अगर ऐसा होता है, तो दो वृत्त एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वहां पर कितनी टेंजेंट होती हैं? 4, 1 2 3 4। तो वहां पर दो तो आपकी डीसीटी होती हैं, दो आपकी टीसीटी होती हैं। टीसीटी में केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस रेडियस का सम आता है, और डीसीटी में केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर आता है। बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप डीसीटी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर आप टीसीटी लिखते हैं, तो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये कहानी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ए ने 2 साल के लिए
8% के साधारण ब्याज पर इतने रुपए को आपने इन्वेस्ट कर दिया, जमा करा दिया, निवेश कर दिया। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज में धनराशि निवेश की जाती है तो 2 साल के अंत में एक ही खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी? 8% की दर है, 2 वर्ष के लिए समान दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज में वह राशि निवेश की जाती है तो क्या होगा? देखो यार, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। बोले ठीक है, नहीं ले रहे लोड, बताओ। आप बस इतना सोचिए, इतना सोचिए बस कि ये क्या है। अगर आप सोच सकते हैं तो तब तो कोई मतलब वाली बात है यार, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं। बोले सर क्या है ये? भाई देखो, मेरे को तो ये 1/64 नजर आ रहा है, आपको नहीं आ रहा क्या? बोले कैसी बातें कर रहे हो? बोले सोचो यार। चलो ठीक है, मान लेता हूं 1/64 मान लिया एक तरफ, यानी कि प्रिंसिपल 1/64 है। तो 8% की अगर आप दर निकाल रहे हो तो कहने का मतलब ये 1/2 के आसपास होगा, यानी कि 50 के आसपास हो जाएगा। पहले साल का, दूसरे साल का, और इसके इसके इसका भी 1/64 करोगे आप, है ना भाई? 1/64 8% करोगे बेसिकली, तो ये यहां पर मान लो 4 हो जाएगा, देखा जाए तो। नहीं आई बात समझ में? चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो। अगर आप 8% देख रहे हो तो 1/8 है, तो अपन इसको चलो मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल बड़ा होगा, उसका 8% हम निकाल रहे हैं। 8 हुआ 8 64, 125 मानते हैं, मैं अंदाज ले रहा हूँ बस। 125 का फिर अगर 8% करेंगे तो फिर अपना ये शायद 125 अगर पैरामीटर है और उसका अगर 8% कर रहा हूँ तो 10 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 10 के आसपास। और शायद यही वो डिफरेंस है, तो आंसर 1000 के आसपास आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा एग्जैक्टली। हाँ बेटा, अभी समझ में नहीं आएगा ना आपको भी, है ना? अभी आपको लग रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं, कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ तभी तो आंसर दे पा रहे हैं, वरना कैसे दे पाते आप बताइए? मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताने की कोशिश की है, समझने वालों के लिए है। तो 10 का यूनिट जो बन रहा है यही एक्स्ट्रा आपका है, वही 1000 आंसर है। सर करा क्या ये बता दो आप। देखो, क्वेश्चन केवल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर 8% की रेट है, 8% की रेट है और 2 साल का ब्याज है तो साधारण ब्याज आपका 16% हो जाता है। बोलो हाँ या ना? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर चक्रवर्ती ब्याज होगा तो कितना ब्याज बनेगा, बताया करो यार। और है ना, ओरली करने की कोशिश करो। आप कह रहे हो कि यार ये चीज मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं, कोई आप अलग नहीं है, आपको सिखाने के लिए मैं हूं यहां। चलो सर, और इसीलिए ये जो डेली आप सेशन ले रहे हो ना, यही काम के होते हैं, जहां रिलैक्स होके हम पूरा अपना ब्रेन स्ट्रोम करते हैं। अब आपको पता चल गया कि 0.64% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि ये जो डेटा है ये है ही मेरे लिए 1/64। हालांकि अभी मैं इसको लिखूंगा तो काफी ज्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि ऊपर 1,56,250 है ये, बट है 1/64, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये आंसर है। इतनी वैल्यू है इस डेटा की। अब कल भी मैंने आपको बताया था शायद कि 1/8 आपका 12.5 होता है, याद नहीं आ रहा शायद आपको, है ना? 1/16 आपका 6.25 होता है, 1/32 आपका 3.125 होता है, 1/64 आपका 1.5625 होता है। ये यहीं से ही सेंस निकल कर आते हैं इनका। सतीश कह रहा है सर थोड़ा फास्ट। अरे सतीश, फिर वही वाली बात कर रहे हो, ये बहुत बच्चों में कमी है। बेटा फास्ट तो इतना हो सकता है कि तुम्हें होश नहीं लगेगा, इतना फास्ट हो सकता है। जिस तरह से मैं कर रहा हूं, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, उस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा, आंसर 1000 देकर चल सकता हूं मैं। बट इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया जाता है कि आपका जो ये स्टेट ऑफ माइंड है, आपका नहीं, बाकी बच्चों का जिनको सीखना है, उनका सेट हो सके। वो आराम से उस सिनेरियो को समझ सकें। क्योंकि ये जो सवाल है, ये ऐसे सवाल 50 आएंगे सवाल पेपर में,
करना बहुत आसानी से पड़ेगा। ठीक है, तो मत करा करो, होशियारी दिखाने की जरूरत कहाँ है ही नहीं कहीं जरूरत। और सतीश एक जिंदगी का उसूल बताता हूं, अगर आप खुद को होशियार समझ रहे हो तो वो भी आपके लिए नेगेटिव है, हमेशा याद रखना। सबसे बड़ा नेगेटिव है कि खुद को आप अपने आप को होशियार समझने बैठ जाओ। कभी भी होशियार समझ के पढ़ाई मत करना जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हो, अदरवाइज खेल खत्म है आपका। मैं अभी लिख के दे देता हूं, क्योंकि आदमी ईगो में मर जा रहा है और कोई मतलब नहीं है उसको। ये देखो बेटा, ये कैसे करना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपल लगा सकते हो ना। अगर आप फास्ट कर पा रहे हो तो आपका स्किल अच्छा है, आप अच्छा सोच सकते हो। और ये भगवान से प्रार्थना करना कि जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन भी आपका दिमाग ऐसे ही काम करे। चलिए सर, अच्छी बात है, कर लेंगे। ये यहां से यहां हो गया, 3a माइनस का b, ये हो गया a माइनस का 5b माइनस का 2c। अभी आंसर नहीं आया है। अब आंसर कैसे आएगा वही बता रहा हूं। जब यहां पर दो आपके जब यहां पर आपके दो वेरिएबल हैं और यहां पर आपके तीन वेरिएबल हैं, तो अगर कभी भी 2/3 का करते हो तो कितने आपके बनेंगे, 6 बनेंगे। 3 2 5, अच्छा 2/3 है ना, जुड़ेगा यहाँ, सॉरी, क्योंकि ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं, गुणेगा जोड़ा होगा, देखते हैं। 3a² माइनस का 15ab, हाँ 3 माइनस का, वो एक सेम बनेगा तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 6ac माइनस का ab, ये देखो ये इस वजह से खत्म हो गया। माइनस का माइनस माइनस प्लस का 5b² और माइनस माइनस प्लस का 2bc, मतलब बात तो ठीक है, बनेंगे तो 6 ही, हाँ बनेंगे 6 ही। बट क्या होता है कि ये वाला और ये वाला आपस में मर्ज हो जाता है, तो आंसर तो मर्ज करके दिया जा रहा है ना, इसलिए। तो 3a² माइनस का 16ab माइनस का 6ac 5b², 16ab 6ac और 2bc, आंसर आएगा डी ऑप्शन, आंसर आएगा डी ऑप्शन। चलिए, अब इसको और कैसे तरीके से कर सकते थे आप, वो तरीका बताता हूं। आप एक काम कर सकते थे, जैसे कई बच्चे होशियार बनने की कोशिश करते हैं कि सर सी को 0 मान लो आप। अब जैसे ही आप सी को 0 मानते हो, मान लेते हो, तो ये ऐसा बन जाता है 2a माइनस के 3b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 2b का स्क्वायर। हाँ या ना भाई, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहा होता है उसका जवाब मुझे देना है, तो मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा। उससे क्या होगा कि आप कभी गलत की तरफ नहीं मूव करोगे पेपर में। तो चलो, आपने देखा सर ये a प्लस का b, या फिर आप इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हो, 4a² प्लस 9b², 3 दूनी 6 दूनी 12ab। अब यहां टाइम कितना ही लग जाए चाहे, क्या फर्क पड़ता है, a² प्लस का 4b² प्लस का 4ab। अब दोस्तों देखो, 4a² को कर दिया 3a² प्लस का 5b² माइनस 12ab और माइनस का 4ab 16ab। तो जैसे ही आप देखोगे कि अगर सी को 0 कर रहे हो तो ये वाला भी आंसर आपका बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे ही सी को आप 0 कर रहे हो तो ये दोनों कट जा रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा मानता हूं। जैसे ही सी को 0 कर रहे हो तो ये वाला आंसर आपका बन रहा है, जैसे ही सी को 0 कर रहे हो तो ये वाला आंसर आपका बन रहा है। तो आप मुझे बताओ, आपने सी को 0 करके सॉल्व भी किया है, आपके 3 ऑप्शन फिर भी आ रहे हैं, आप आंसर दे ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको।
ठीक है मेरे भाई। सतीश कह रहा है सर आप बातों को बुरा मान जाते हो। बेटा बातों को बुरा नहीं, मैं समझदारी वाली बताता हूँ, क्योंकि किसी भी बच्चे को हवा में नहीं उड़ना चाहिए जब तक कि उसका सिलेक्शन ना हो जाए, घर पे कॉल लेटर ना आ जाए। अब तुम क्या 2-4 बार पढ़ क्या लिए हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब आने लग जाता है। ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है बच्चे की, और ये मैं सलाह देता हूं आपको, इसमें डांटने की बात क्या है। और अगर शायद कोई यूट्यूब पर आपको डांट रहा है, सबसे पहली बात तो यूट्यूब पर कोई लाइव आपको पढ़ा रहा है मान लो, और वो डांट रहा है आपको, तो ये समझ लो कि कहीं उसके अंदर भी कुछ चीज होगी कि भाई वो जेन्युइन टीचर की तरह वर्क कर रहा होगा। हाँ, वो फेक टीचर्स फेक तरह से बातें करते हैं फिर। और हमारा तो यही है, हंटर चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, पेड़ में भी चलता है। आप देख लेना, पेड़ में कोई डिसिप्लिन अगर इधर उधर किया, कोई लड़की के लिए कुछ बोला, सीधा उसका कोर्स ब्लॉक है। मैं नहीं देखता उसका 300 रुपए गए 400 रुपए गए, कसम से बोल रहा हूं मैं। तो ये चीज तो बहुत जरूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। अगला सवाल आपके सामने देखिएगा, 8 अंकों की संख्या है, 72 से डिविजिबल है, कौन सा सत्य नहीं है। अब गलती क्या होती है, अब मैं यहां ये बताने बैठूंगा यहां पर आपको। अब आप कहोगे अरे सर ये बताने वाली बात नहीं है, मुझे पता है बताने वाली बात है कि बेटा ये नहीं, गलत करवाता है सवाल। हम एक्साइटमेंट के चक्कर में, अरे यार 72 से डिविजिबिलिटी पूछी थी, मैं फटाफट निकाल कर आ गया और पहला ऑप्शन लगाकर देखोगे सही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वहां पूछा है कि नहीं है, अब वो नहीं दिखता ही नहीं है पेपर में। अब आप कहोगे सर ये तो कोई पॉइंट नहीं है, आप जो इस पे बात दे रहे हो, इतनी क्वेश्चन कराओ ना। भाई मुझे लगता है कि ये पॉइंट है, सवाल में कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब आ जाओ बस, अब सोच सोच का फर्क है, एक्सपीरियंस का फर्क है। अब 72 में देखो 8 और 9 का गुणन होता है। अब 8 से डिविजिबिलिटी अगर देखोगे तो 9/2 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो दोस्त, मैं y को उठा सकता हूं यहां से, मैं 1 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं, 9 रख सकता हूं। तो अगर मैं देखो 1 रख रहा हूं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 3, 8 चौके 32। तो ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा, अभी के लिए तो नहीं होगा, मतलब है ना। ठीक है, क्योंकि क्या पता ये सेट हो रहा हो। 9 y में 5 रखता हूं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 नाम 72, 5 से भी हो रहा है, ठीक है। और मैं 5 की जगह 9 रखता हूं, 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16 बचे 3, 8 चौके। यानी कि कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन 8 से डिविजिबिलिटी पर, 8 से डिविजिबिलिटी पर तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन केवल 9 से डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है। अच्छी बात है, यानी कि आप अपनी मर्जी से y की वैल्यू जो मर्जी चाहे रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 9 से डिविजिबिलिटी देख लो। अब सवाल आता है 9471 x 9। अब कॉम्बिनेशन से अगर मैं y को 1 रख रहा हूं, चेक करिए, 9 खत्म, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 4 और 2 6, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। अब आप कहोगे ये आंसर आ गया, बेटा गलत आंसर देना है, नहीं वाला देना है। अच्छी बात है, अब अगला रखते हैं 9471 x 9, y की वैल्यू अब मैंने 5 रख दी। जैसे ही मैंने 5 रखी तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए 9 उड़ाना है, 9 जैसे भी बन रहा है देखो उड़ाते चले गए। अब x की वैल्यू देखो 8 आ रही है, ये भी सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पेपर में हमें क्या मिलता है, अरे डिविजिबल हो गया, चलो आंसर ए लगाओ, चलो आगे। गड़बड़ हो जाती है बेटा, यहीं पे लुटिया बन जाती है फिर। 9471 x 9 y की वैल्यू अगर मैं 9 रख रहा हूं, अब देखता हूं, चलो 9 7 और 2 9 9 9 5 और x की वैल्यू 4। अब जब तीनों ऑप्शन मेरे यहां पर सही हो गए तो चौथा ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा। हाँ, अब कई बच्चों को ये लगेगा सर इतना टाइम ही नहीं मिलता है पेपर में। टाइम बचाना पड़ता है आसान सवालों से कठिन सवालों में देने के लिए। आप कभी भी ये मत सोचना कि एक आसान सवाल को आप 50 सेकंड में करोगे और एक कठिन सवाल को भी 50 सेकंड में करोगे, नहीं, ये भी बेवकूफी है। जैसे कई बच्चे आते हैं, चंदू होते हैं, उनको पेपर कब का एक्सपीरियंस ही नहीं होता कभी, और वो बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं, ना वो पढ़ के आते हैं पेपर में, ना वो पढ़कर जाते हैं। उनको ये लगता है कि कोई टाइम अगर लग रहा है सवाल में तो वो सवाल हमें क्यों करना है पेपर में। तो भाई एक ही बात है, पहली बार में अगर कठिन जो आता है आपको तो करना ही है, जो नहीं आता है उसको पहली बार में आप छोड़ सकते हो, और जो आसान सवालों से टाइम बचाओ और कोई अच्छे सवाल में लगा सकते हो,
ये आपको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं उसको। फिर अगला सवाल करिए। अब ये सवाल है, आप एक बार के लिए इस सवाल को ऐसे कर सकते हो कि ठीक है मैं बाद में करूंगा, एक बार के लिए कर सकते हो इस सवाल के साथ, हाँ, बट अभी तो हम चलो सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सवाल जरूर आएगा, इसलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे पहचान भी होनी जरूरी है। हाँ चलिए, एक रोड रोलर की त्रिज्या 1 मीटर है। अब रोड रोलर क्या करता है, ऐसे करता है। अब उसकी लंबाई भी दे रखी होती है, तो आप ये समझ गए ना, मैंने आपको कई बार ऐसा एग्जाम्पल बताया है जो पिच को रोल करने के काम आता है। ऐसा कभी भी आप देखना, कभी मैदान में जब पिच खुलती है तो सबसे पहले उसके ऊपर ऐसे रोलर ही चलाया जाता है। तो ये एक तरीके से सिलेंडर है, इसकी रेडियस पता है, इसका लंबाई जरूरी है एच, जिसको हाइट बोलते हैं, बेलन है ना एक तरीके से ये। हाँ, जब इसे मैदान पर घुमाया जाता है तो पूरे मैदान को समतल करने में 600 बार घूमता है। तो ऐसी बात है दोस्तों, 600 बार घूमने में कितना एरिया कवर करेगा, 600 और 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 21/22। तो 22 से 22 गया, 7 से गया 3 बार, 3600 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा भाई। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। हालांकि यह पाया गया कि मैदान के 10% हिस्से पर रोलर 2 बार घुमाया जाता है। मतलब मैदान के ऐसे 10% हिस्से हैं, यानी कि अगर मैदान पूरा मैदान है, पूरा का पूरा जो 600 बार लग रहा है समतल करने के लिए, यह पाया गया कि मैदान के 10% हिस्से पर रोलर को 2 बार घुमाया जाता है, 2 टाइम्स। तो मैदान का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैदान का कुल क्षेत्रफल यहां पर 3600 नहीं होगा, क्योंकि इस 3600 में यह समझ लो कि वो 10% हिस्सा भी आ चुका है जहां 2 बार रोलर घुमाया गया है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? यानी कि 3600 से कम आंसर होने वाला है, यह पॉइंट है इस सवाल में। और यहां पर बच्चे की कैलकुलेशन टूट जाती है, अरे यार क्या करूं मैं, अब क्या करें क्या करें। तो ये इसलिए अच्छा सवाल है। वैसे सवाल में 2 पाई आर एच लगाना कोई कठिन काम थोड़ी ना है। 2 पाई आर एच तो सब कुछ लगा सकते हैं, हर बच्चा लगा सकता है 2 पाई आर एच। बोले सर अब क्या करा जाए ये बताओ आप। तो कुछ नहीं करना है बेटा, केवल और केवल इसमें 3600 में 11 का भाग दे दो बस। 11 तिया 33, बचे 3, 11 दूनी 22, बचे 8, 11 7 77। तो 3 2 7 वाला एक ही ऑप्शन है, इतना होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना सवाल में, कि 10% हिस्से की बात कर रहे हैं तो बस कर दो उसको बराबर, और क्या है। हाँ, अब आप कहोगे सर ये तो आप चीटिंग कर दिए हो, कैसे होगा ये सब। बेटा सोच के चलो ना, सोच के चलो। मैं अगर रोलर को घुमा रहा हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे मैदान का 90% हिस्सा तो एक बार ही रोलर चलवा रहा है और बाकी 10% हिस्सा 2 बार रोलर चलवा रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैदान का पूरा क्षेत्रफल अगर 1 यूनिट है जो कि 3600 के बराबर है, तो अगर मैं कह रहा हूं जब पूरा जो रोलर है वो 3600 के बराबर है तो मैदान कितना होगा। तो 100% को ऐसे मैंने बांट दिया, तो ये हो गया 90% और ये हो गया 20%, यानी कि ये 110% हो गया एक तरीके से। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली ये जो 3600 मीटर स्क्वायर है ये 110 के बराबर कर दिया, 100% की वैल्यू निकाल ली। मजा आया? दिमाग का खेल है, दिमाग का बस। अब दोबारा ये सवाल तुम्हें मिलेगा तो क्या ये सवाल आप एक बार में कर पाओगे? तो मैं जवाब देता हूं हाँ, एक बार में ही कर पाओगे। आप इसको छोड़ोगे, अब आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। अब बस करने से पहले छूटता हुआ नजर आता है, करने के बाद यही सवाल किए जाते हैं, तभी 30 में से 30 बनते हैं। अदरवाइज छोड़ने के लिए पूरा पेपर ही पड़ा हुआ है। सर वो सवाल नहीं आया मैंने छोड़ दिया, वो सवाल नहीं आया मैंने छोड़ दिया। अब मैं उसका कान पकड़ के ये पूछूं कि भाई तू छोड़ने गया था कि अटेम्प्ट करने गया था, तो पढ़ ही लेता तू। पॉइंट ये बनता है बस। अगला सवाल करिएगा।
बेटा सेम आंसर आ चुका है ना, देख लेना। समबाहु त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से तीन भुजाओं पर तीन लंब खींचे गए हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। अब नॉलेज चाहिए इसके लिए पूरी। अगर ये तीन लंब हैं तो इन तीन लंब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इन तीनों लंबों का योग मान लो आप, यही ऊंचाई होती है। कहते हैं ना कि अंदर के बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए परपेंडिकुलर्स P1 P2 P3। अब ये थ्योरी को दिमाग में रखते हो ना तो मजा आता है। 15 और 5 20, 4 और 4 8 और 1 9, और ये हो गया कितना 39। तो यानी कि हाइट आपकी जो हो गई है दोस्तों वो कितनी हो गई है 39 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि h बराबर कितना है, √3a/2 है। तो h बराबर अगर 39 इंटू 2/√3 है, तो √3 का परिमेयकरण कर दूंगा तो जवाब आ गया कितना, 13 दूनी 26 √3 आपकी भुजा आ गई है। अगर भुजा आ गई है तो एरिया कितना हो जाएगा, √3a²/4। √3a² का मतलब 26 इंटू 26 इंटू 3/4, 169 इंटू 3, 9 तिया 27, 7 इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन है भैया, 507 √3। ए विकल्प आपका राइट आंसर आ जाएगा, 507 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसा लगा सवाल? अब आप अगर दिमाग से सोच पाए तो ऐसा सोचने में कोई हर्ज नहीं है दोस्त। कैसा सोचने में, मैं सिखवाता हूं। कि जैसे कि अगर मान लो कोई ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो √3a/2 होती है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3a²/4 होता है। इज इट क्लियर? तो अगर मैं एरिया और हाइट का रेशो निकालूं मेरे प्यारे भाई, तो √3a²/4 और √3a/2, तो दोस्तों एरिया और हाइट का जो फाइनल रेशो आता है समबाहु त्रिभुज में, जो कि फिक्स है, वो कि कंप्लीटली a/2 हो जाएगा भाई। हाँ या ना बोल दीजिए। बोले सर ये बढ़िया है, यानी कि एरिया और हाइट का जो रेशो आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर आप यहां से हाइट निकाल कर बैठे हैं, हाइट निकाल कर बैठे हैं, तो क्या करना है, वही वाला काम आप कर सकते हो कि भाई अगर आपकी हाइट आपको पता चल रही है और आप हाइट को बराबर रख रहे हो, तो आप वही वाला काम दोहरा सकते हो। एरिया निकालना है ना आपको, तो एरिया अपॉन हाइट बराबर कितना होता है, a/2 होता है। ओए होए, ये देखो ये हो गया ना आसान। अब तो एरिया निकालना है ना, तो डायरेक्टली निकाल सकते थे कि 39 आपकी हाइट है और ए कितना है 26 √3 है, और बटे 2 करना बाकी है बस। तो इसलिए कहते हैं नॉलेज, तो ये सब काम आती है पेपर में। अब अगर आप जान रहे होते इस चीज को, जो कि बड़ी आसान फैक्ट है, समबाहु त्रिभुज का बड़ा आसान फैक्ट है ये, तो इतना सब करना नहीं पड़ता। हाइट आपके पास पड़ी थी और हाइट से भुजा निकालनी थी, और जैसे ही भुजा का काम हो जाता काम खत्म। नेक्स्ट, अगर ये 3 से डिविजिबल है ये नंबर, तो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो कोई भी नंबर जो होता है अगर वो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है, 3 6 9, a प्लस बी और 4 बराबर, अगर 3 से डिविजिबल बनाना है ना, तो a प्लस बी को यहां पर आपके सामने 2 रखना पड़ेगा। मतलब a प्लस बी की वैल्यू 2। अब सीरीज शुरू हो जाती है यहां से, a प्लस बी 2 भी हो सकता है, फिर 3 3 का गैप ले लो, 5 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, 14 हो सकता है, 18 हो सकता है, सॉरी 17 हो सकता है। सर 20 हो सकता है? 20 नहीं हो सकता, क्योंकि a और b यूनिट डिजिट होने चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 17 हो सकती है आपकी।
3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप और 3 का गैप। तो आप है ना अगर सोचें कि भाई 18 18 तो पैसे पॉसिबल नहीं है। क्या नेक्स्ट, लोकेश और तारेश की वर्तमान आयु का योगफल 28 वर्ष है। अब से 2 साल बाद में 3 गुना है। अब से 2 साल बाद में लोकेश की आयु तारेश की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब से 2 साल बाद में लोकेश की आयु तारेश की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान में ये है 28, 2 साल बाद में कितना हो जाएगा? 32 साल। तो 4:32, 1:8। लोकेश 24 साल का, तारेश 8 साल का, बट वर्तमान में चाहिए तो 2-2 साल घटाने पड़ेंगे। तो 22 साल का लोकेश और 6 साल का तारेश। तो 22 साल का लोकेश और 6 साल का तारेश। ऐसा सवाल अगर कभी भी पेपर में आता है तो एक काम हमेशा करना कि आप राइट हैंड साइड को पकड़ के चलो। अब जैसे ही आपने आरएचएस को पकड़ के चला कि 2/17 मेरा पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस में लेना होगा, ये नेगेटिव में लेना होगा, ये भी नेगेटिव में लेना होगा। तो देखिए 6 में से 7 में से ये हो गया माइनस का एक, और उसकी पावर के बराबर कर दो बस। तो यहां से तुरंत आंसर आ जाता है और ये सबसे आसान तरीका है, और ये सेल्फ डेवलप्ड है, कोई ऐसी बात ही नहीं है इसमें। माइनस का 17/4। और आजकल मैं आपको बता दूं, कोई भी पेपर उठाकर देख लो, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है आजकल। किसका? सर्ड्स और इंडाइसिस का। रेलवे में, रेलवे सर्ड्स और इंडाइसिस चैप्टर से बड़ा प्यार करता है भाई। फिक्स है, आ ही रहा है। पावर कन्वर्जन, पावर बराबर करना, पावर्स को काउंट करना, डिवाइड करना, घटाना फटाना, सब करिए। सिंप्लीफिकेशन भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का वेटेज लेके बैठा है। खास करके एनटीपीसी में ज्यादा आता है। हाँ, क्योंकि एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन का उसके पास टाइम है कि भाई 30 क्वेश्चन वो दे सकता है, तो मैथ में तो खुल के देते हैं वो सवाल। फिर 4×8=32, 18 में से 8 गया तो 10/4, यानी कि 5/2। 8×7=56, 14, 9 और 5 14। 54 में से ये घटाया तो 108 में से ये हो जाए 99/2। और 162 में से अगर 99 चले गए तो 63/2। 63/2। अगला करिएगा। ए और बी 5:6 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। करो। ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने अपना 60% निवेश बढ़ा दिया, बी ने अपना निवेश को कम कर दिया। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कि ए और बी है, 5:6 के अनुपात में निवेश करके शुरू करते हैं। 6 महीने बाद ए ने अपना निवेश बढ़ा दिया है।
अब 6 महीने तक अपना यही काम रहा। अब उसके बाद उसने क्या कर दिया, 60% बढ़ा दिया, यानी कि 5 से कितना कर दिया, 8 कर दिया। और बी ने अपना निवेश कम कर लिया 6 महीने बाद ही, तो 6 महीने तक तो यही रहा सिस्टम। फिर उसने बी ने अपना निवेश 25% कम कर लिया, यानी कि 3/4 कर लिया इसका। अब बचा हुआ टाइम कितना है, 6 महीने इसके पास बचे हुए हैं और 6 महीने इसके पास बचे हुए हैं। अब टोटल आप देख लो कि भाई टोटल प्रॉफिट का रेशो क्या रहेगा। तो दोस्तों जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आप देखिए, अगर 6 से 6 काटना आपका मन कर रहा है तो आप काट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देख सकते हो सर, 8 और 5 13 लिखने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18। और अनुपात 6 + 9/4, 9/2, तो 13 + 12 और 9 21, तो 13 दूनी 26 और 21, ये अनुपात आ रहा है, 26 और 21। तो अब बात कही जाएगी कि भाई वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था, तो ए का हिस्सा कितना था। तो कुल लाभ की वैल्यू कितनी है, 47 है, जो कि 28,153 के बराबर है। और 47 का आप पाड़ा बोलोगे, और फिर ए का हिस्सा निकालना पड़ेगा 26 का मल्टीपल करके देखते हैं भाई। 47, 6 से करेंगे, 6 7 42, 24 और 4 28, बिल्कुल निठ जाके पहुंच जाता, वरना 5 ही आ रहा है फिर तो। 47 × 5, 235। अब ये होता है बच्चा कितना, 235, तो ये हो जाता भाई 46 बचेगा, 465। अब 47 × 9 करना, 9 7 63, 9 चौके 36 और 6 42, 423, 9 टाइम्स, और 423 बन गया, टन टन टन। अब भाइयों बहनों एक रेशो बराबर ये आ गया, तो 26 रेशो की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 599 × 26। अब 4 एज ए यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में मिला मुझे, मैं भी खुश, आप भी खुश, सारी दुनिया खुशम खुश। सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और अच्छे से कर भी पा रहे होंगे, क्योंकि यही तो सब चीजें काम की हैं भाई। जीवन में तो क्या ही चलता रहेगा, ये सब सवाल तो बनते ही रहेंगे। आपका प्रोसेस बड़ा सिस्टमैटिक और तरीके से होना चाहिए, धीरे धीरे वो स्पीड पे काम बन जाती है, फिर धीरे धीरे बनता है सारा काम, इसीलिए आराम आराम से आपको बताया जा रहा है। देखिए ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन पी समान दिशा में समान ट्रैक पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 452 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को इतने मिनट में पार करती है। ट्रेन पी द्वारा विपरीत दिशा में किसकी चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन, 100% आएगा ये सवाल, कितना समय लगेगा भाई। 33 की चाल से चल रही ट्रेन पी समान दिशा में समांतर ट्रैक पर 24 की चाल से चल रही 452 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को, तो ट्रेन पी की लंबाई निकाल लेता हूं यहां से। समान दिशा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 9, 5/18 से गुणा करूंगा, और 19/2, और इसको सेकंड में बदल दूंगा। तो देखो दोस्त, 6 से काटा 10 बार, 6 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, 19 × 75, 19 पंजे 95, 133 और 9 142। अब आप लेंथ ऑफ ट्रेन पी निकाल कर बैठ जाओगे, जो कि 1425 माइनस 452, 5 में से 2 गया तो 3, और आई थिंक 97 बचेगा, 973। तो केवल और केवल अभी तो ये ट्रेन पी की लेंथ आई है 9973, और अब ये ट्रेन आर को पार करवा रहे हो आप, तो 973 की ट्रेन
और 973 और 482 पी द्वारा 21 की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो 33 और 21 54 गुणा 5/18। समय बताइए समय। 3 और 2 5, 8 और 7 15, 9 और 4 13 और 1 14। 18 तिया 54, तो समय निकल जाएगा 15 नंबर 135, 15 सत्ते 105, 97। बहुत पॉपुलर सवाल है, और जब ये सवाल पेपर में आता है तो लगता ही ऐसा है कि सर बहुत टाइम लग गया था, बहुत कैलकुलेटिव था। यही संज्ञा निकल कर आती है बाहर निकल कर बच्चों की। हाँ, अगला करेंगे। P और R का जो मध्य अनुपात है वो Q है, यानी कि P और R का मध्य अनुपात Q है, यानी कि Q स्क्वायर के बराबर कर दूं। और इसका जो मध्य अनुपात है वो Q स्क्वायर है, यानी कि P R की पावर 4, भाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये मेरा Q की पावर 4 के बराबर है, क्योंकि रूट करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। अब सवाल ये आ रहा है कि P की वैल्यू अगर मैं आपको दे दूं तो Q की वैल्यू बताओ कैसे करेंगे भाई। तो ऐसा है भाइयों और बहनों, हम्म, P की वैल्यू अगर दे दी जाए तो Q की वैल्यू कैसे निकलेगी। मेरे को R को लुप्त करना है, करना पड़ेगा। अच्छा सो सॉरी, एक बात बताऊं क्या, नहीं बताओ, चलेगा, सही है। पी 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 आर 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 की वैल्यू को मैं रख ही देता हूं ना, आर की वैल्यू को मैं रख देता हूं Q स्क्वायर P। जब मैं यहां रखता हूं आर की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा Q की पावर 8 और P की पावर 4। और इससे मेरे को ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये तो मेरी 4 पावर रह जाएगी और ये मेरी 2 पावर रह जाएगी, तो Q की पावर 4 और P की पावर 2 ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई मेरे को कि Q की पावर 4 अगर इधर ले गया तो ये आंसर जो आएगा वो P का अंडर रूट आ जाएगा, और P की वैल्यू 169 है, तो उसका अंडर रूट लेना है, बेसिकली आंसर 13 होगा। मजा आया। नेक्स्ट, एक व्यापारी दो वस्तुओं X और Y में से प्रत्येक को इतने इतने की दर से खरीदता है, और वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को समान अंकित मूल्य अंकित कर देता है। भाई अंकित मूल्य समान अंकित कर दिया, क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत थोड़ी हुई है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। और वह वस्तु को 20% और 35% की दो लगातार छूट पर बेचता है और लाभ के रूप में 616 रुपए अर्जित करता है। ठीक है बॉस। यदि वह वाई को 48% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई को होने वाला लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अमेजिंग सवाल है, पहली बार में छोड़ भी सकते हो, हाँ, लेकिन एक बार जब प्रोसेस जान लेते हो तो फिर आदत बन जाती है कि ठीक है यार करना है कि नहीं करना है पेपर में, है ना। तो क्या डील करेंगे इसके साथ में, बढ़िया डील करते हैं, आ जाओ। तो सवाल ये है दोस्त कि 8,000 रुपये में अगर आप खरीद रहे हो, सवाल को पढ़ना बस, एक्स और वाई दोनों को बराबर रुपए में खरीदा है, वह उनमें से प्रत्येक को समान अंकित करता है। तो अब मुझे बताओ, आप अंकित कर दिया आपने, मैंने कह दिया कि आपने P रुपए एक्स्ट्रा अंकित कर दिए, ये अंकित मूल्य हो गया। इस पर 20% की छूट दे दोगे 80%, 35% की छूट दे दोगे 65% की क्रमागत छूट पर बेचता है। बेच दिया आपने, अब बेच दिया तो ये सेलिंग प्राइस है। हाँ, सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है आपकी कॉस्ट प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट। बोलो गलत कह रहा हूं क्या, लाभ भी तो मिल रहा है आपको। बोले सर ये बहुत बढ़िया बात बताई। तो यहीं से ही बस पॉइंट समझ में आ जाएगा आपको सेकंड में कि यार 8,000 प्लस P अगर मेरी MRP है, और 80/100 और 65 मतलब 13/20, तो ये आ रहा है सर 8616।
13 छिंग 78 बचे 8, 13 छिंग 78 बचे 3, 13 दूनी 26, 78, 78 बचे 8, 13 छिंग 78 बचे 3, 13 दूनी 26 बचे 10, 13 सत्ते 91 बचे 9, 13 छिंग 78, ऐसे करके आ रहा है। अब इसमें अगर आप 4 का भाग और दे लो, 4 एकम 4, 4 छिकी 24, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, या 16,000 के आसपास आपकी एमआरपी आ जाएगी क्या? ये बताओ मेरे को तो आप। हाँ, 16,000 के आसपास आपकी एमआरपी आ जाएगी। ठीक है, 16,500 कुछ करीब, 16,500 कुछ के करीब मान लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं तो, है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर एमआरपी अगर आपकी ये आ गई और उस पर 48% की छूट दे दी तो कितने का लाभ होगा। और अगर मैं इस पे लगभग 48% की छूट दे दूं, यानी कि 50% से ज़्यादा की, यानी कि अगर मैं इसको 52% निकाल लूं तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो प्रॉफिट बता दो फटाफट। अच्छा सवाल है यार, करो। एक तो ये तरीका है भाई। अब एक और तरीका बताने की कोशिश करता हूं जहां पर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और तरीका बताने की कोशिश करता हूं जहां आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपका बेसिक चला गया। अब जब आपका सीपीवीपी सब सेम है, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये उसका बेसिक तरीका था कि आप जब डिस्काउंट देते तो बड़ा लेंदी जा रहा है। अब यहां पर वो तरीका क्यों लगेगा मैं पहले बता देता हूं। इसलिए लगेगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन आपके परसेंटेज में दे रखे हैं। अब सारे के सारे ऑप्शन जब परसेंटेज में दे रखे हों तो डेटा का इतना खासा यूज होता नहीं है। समझ गए क्या आप लोग? हाँ। अब आप ये समझिए कि अगर कोई एक्स आपका प्रोडक्ट है और उसकी आपने एमआरपी को बनाकर रख दिया, आप ये कह रहे हो कि प्रत्येक वस्तु की एमआरपी भी समान है, यानी कि वाई की एमआरपी भी सेम है। ठीक है, आप बस मुझे इतना सा एक चीज बता दो, इतनी सी एक चीज बता दो कि अगर एक्स का क्रय मूल्य भी सेम है, एक्स की एमआरपी भी सेम है, वाई का क्रय मूल्य भी सेम है और एमआरपी भी सेम है। ठीक है, आप बस मुझे इतना कहोगे कि भाई आपने यहां डिस्काउंट दिया तो आपको 616 रुपए का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? मान गया सब बात। और यहां पर आपने क्या किया है कि 48% की छूट पर बेचता है तो क्या होगा? हाँ, तो सारा का सारा मामला तो सेम ही है, तो परसेंटेज प्रॉफिट भी सेम ही होना चाहिए। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना यार, इससे बढ़िया तो क्या ही बताएंगे तुम्हें। 308/40, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7.7%। ये इस क्वेश्चन का छोटा सा एक ट्रिक है। और बेसिक से कर रहे हो तो समझ में आना चाहिए आपको कि भाई बेसिक से ऐसे करना है। ठीक है मेरे भाई? समझ में आ गई बात? और आप लोगों को ये आश्चर्य मत करना कि सर ये कहां से आ गया, डिस्काउंट तो अलग अलग है ना। डिस्काउंट भी सेम ही है बेटा, क्योंकि 20 और 35 में अगर सक्सेसिव लगा रहे हो तो आपका जो सक्सेसिव डिस्काउंट आ रहा है वो भी 48% ही आ रहा है, तभी मैं ये कर पाया हूं। आप ऐसे मत सोच लेना कि हर क्वेश्चन में बन जाएगा, बट हर क्वेश्चन को डिजाइन ऐसे किया जाता है। 55 में से 7 चले गए तो 48। तो आप ऐसे देने मत चले जाना आंसर कि भाई आंसर दे दिया तुरंत।
क्यों हुआ उसके पीछे कारण को फोकस करो कि सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसी वजह से ऐसा हुआ है कि डिस्काउंट भी सेम है, इसी वजह से। नेक्स्ट, 15 और 35 की दो छूट दोगे तो एकल छूट क्या बनेगी? पचास, 15×5 = 75, 15×3 = 45 और 7 52, 44.75, 44.75। नेक्स्ट, अच्छे से करना, गलती करोगे, गलती होगी आपसे। देखो, 1 प्लस, तो ये कह सकते हैं सर ये -1 की पावर, ये तो ये -1 है, +2, -1 की पावर ये है, तो ये -1 का 1/-1 का स्क्वायर, तो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो पहले से ही है, और फिर इसका होल स्क्वायर, एक एक आंसर आएगा इसका। नेगेटिव तो जिंदा रहने ही नहीं दिया बेचारों ने, खत्म कर दिया उसको बार बार। 3.5 मीटर व्यास वाले एक मकबरे के अर्धगोलाकार गुंबद को रंगना है, पेंट करना है। एक मकबरा दे रखा है और उसमें अर्धगोलाकार गुंबद है, उसको पेंट करना है। रंगने की लागत 20 पैसे है, और आपकी जो रेडियस आ जाएगी वो 7/4 आ जाएगी। अगर अर्धगोलाकार गुंबद है मेरे भाई, तो आप ये बताइए इसका 2πr² होता है। हाँ, यानी कि अगर आप इसको देखोगे 2π22/7 r², यानी कि 7/4 और 7/4, 20 पैसे की लागत है। 7 से 7 कट गया, ये हो गया 11, 4×5 = 20, तो 38.5 के आसपास, 38,500। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ये बढ़िया सवाल है। इसमें अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना जरूरी है। अब ये बताओ यार, इसके टुकड़े कैसे संभव हैं? 84 के टुकड़े कर दो भाई, 2ab होना चाहिए, तभी तो 17 आना चाहिए, a² + b²। तो 84 के ऐसे टुकड़े कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो? हाँ, कर पा रहे हैं। कैसे? 2ab लगा दूंगा ना, 12×7 = 84, √12 और √7। इसका क्या मतलब है? तो डायरेक्ट सोचा करो अब। यानी कि अगर ये अंडर रूट के अंदर है, तो बाहर जब निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा √12 प्लस के √7 का ये होल स्क्वायर था, तो ये खुल के बाहर आ गया। अब √7 कट गया, तो √12 और 4, तो इसको लिखूंगा मैं 4 प्लस का 2 √3, और √3 के भी टुकड़े करूंगा, √3 और 1, तभी तो आएगा √3 + 1 बाहर निकलकर, √3 + 1, डबल 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 डबल। बीच में प्लस है तो प्लस। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, सी का मान बताना है। तो यहां देखो ये दो दो बार आ रहा है सब, तो आप इसको हमेशा ऐसे करा करो, 2 के, 3 के और 5 के। तो ये हो रहा है 10 के, तो बटे 2 करोगे 5 के, तो 5 के बराबर आपका 20 है और के बराबर आपका 4 है। अगर आपको सी निकालना है तो a + b की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गई 8। तो a + b 8 है, तो सी हो गया 12। a + b 8 है, तो सी हो गया 12 सेकंड में हो जाएगा मामला। क्लियर है?
तो अब यहाँ से हम कल करेंगे। अब आज के लिए हम इतना ही देंगे आपको, उसके बाद अब कल जो क्वेश्चन होंगे वो कल कराए जाएंगे आपको। सेशन पसंद आया होगा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, और मैं तो अपना 100% दे सकता हूँ, और मैं ये दावा कर सकता हूँ जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है वो पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी फिर आपको करना है। अब इसलिए डबल सपोर्ट लगता है, क्योंकि जिन बच्चों को आप तैयार कर रहे हो उन बच्चों के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें पूरे करने हैं। 8005663101 आपके पास ये व्हाट्सअप नंबर है। जब आप पेपर देकर आएंगे तो रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करना अपना, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं, बढ़िया और फ्रूटफुल सेशन रहेगा। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जाम से पहले मैंने जो काम आपको बोला है वो एक बार आप करके जाना, जैसे कि जूनियर इंजीनियर के सभी टॉप सवालों का सेशन देखना है, ग्रुप डी के सभी टॉप सवालों का सेशन देखकर जाना है, हमारे पेपर हैक्ड और हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक बार ओवरव्यू लेके पढ़े हो तो फटाफट फटाफट हो जाएंगे, पीडीएफ सारी मिल जाती हैं आपको। और एक फॉर्मूला रिवीजन रिवाइज कर लेना, अभी से शुरू कर देना, आज से शुरू कर दोगे आप, गूगल पे लिखोगे फॉर्मूला रिवीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी 12 बजे रीजनिंग का है और 3 बजे फिर जीके का चल रहा है क्विक ट्रिक एग्जाम पर। और तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हो ये मौका मत गंवाना। 13 मार्च तक ऑफर मैंने बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, जहां पर वही एक्स्ट्रा वैलिडिटी और वही नाउ और नेवर प्राइस आपको एप्लीकेशन पर मिल रही है। फायदा उठाइए उठाइए उठाइए, अच्छा पढ़िए, टारगेट बैच में जुड़िए, कंप्लीट 100 डेज वाले में जुड़िए, कॉम्बो वाले में मजा आ जाएगा। तो क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी शानदार जबरदस्त तैयारी आप करिए, जिससे कि सिलेक्शन हो जाए आपका। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, तो जिनका 16 को एग्जाम है वो बढ़िया करना, आराम से मिलेंगे। हालांकि कल क्लास है, परसों क्लास है, अभी तो क्लास लगातार चलेंगी आपकी, बट बस चीज़ें जो बोल रहा हूँ उनको रिवीजन करते चलो।